हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अवकल समीकरण बनते कैसे हैं, उनका निर्माण किस तरह से होता है, व्यापक हल क्या होते हैं, विशिष्ट हल क्या होते हैं। ये आज के इस वीडियो में हम बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से समझने वाले हैं दोस्तों। आपके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है। अवकल समीकरण जिन जिन कक्षाओं में ये टॉपिक है तो वो वहाँ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, चाहे आप क्लास 12th में हो या फिर अगर आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आपके लिए बहुत काम का टॉपिक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे आईआईटी जैम या सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए काफ़ी काम की चीज़ है। पीजीटी एग्जाम के लिए भी काफ़ी काम की चीज़ है दोस्तों। बहुत बेसिक तरीके से समझेंगे। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। और तो और हम कुछ सवाल भी यहाँ पे आपके लिए लिख रखे हैं। पहले इन टॉपिक्स को समझेंगे, उसके बाद इन सवालों को सॉल्व करेंगे। अवकल समीकरण का निर्माण करना है हमको इन सवालों में। तो दोस्तों, अवकल समीकरण कैसे बनते हैं? सबसे पहले तो आप देखें कि मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल है एक्स वाई और एक कांस्टेंट है, अचर है सी। इसको अपन बोलते हैं पूर्वक। पूर्वक अर्थात प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव अपन उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं या फिर उस फंक्शन को बोलते हैं जिसको डिफ्रेंशिएट करके, जिसको अवकलन करके फिर अवकल समीकरण तैयार किया जाता है। अब प्रश्न ये है कि सर अवकलन कितने बार करना है? तो दोस्तों, हम अवकलन कर क्यों रहे हैं? अवकल समीकरण बनाने के लिए। ठीक है। कैसे पता चलेगा कि अवकल समीकरण का निर्माण हो गया है या कितने बार अवकलन करना है, ये कैसे पता चलेगा? ये आपको बताएगा उस पूर्वक में छिपा हुआ कांस्टेंट। यहाँ पे आपको कितने कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं? एक। सी यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्स और वाई वेरिएबल है, सी कांस्टेंट है। तो एक कांस्टेंट है तो समझ जाइए आपका काम एक बार डिफरेंशिएट करने से, एक बार अवकलन करने से आपका काम हो जाएगा। तो आप यहाँ जब अवकलन करेंगे दोस्तों, ठीक है, चलो मैं इसको अवकलन कर रहा हूँ। अवकलन करने के बाद कुछ नया, क्योंकि अवकलन करने के बाद फंक्शन बदलता है। अवकलन क्या करता है? अवकलन जो है फलन को बदल देता है ना भाई? कुछ नई चीज मिलेगी। तो जो नई चीज मिलेगी, मान लो इसको अवकलन करने के बाद x होगा, y होगा, क्योंकि अब आप अवकलन कर रहे हो इसलिए dy बाई डी एक्स भी आएगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स भी होगा, कांस्टेंट होगा, ये सब चीजें मिलेंगी। एक्स्ट्रा क्या हो? देखो x है, y है, c है, एक्स्ट्रा क्या आ गया इसमें? dy बाई डी एक्स। क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा, क्योंकि अपन अवकलन कर रहे हैं ना। अब ये जब इसको आप अवकलन किए तो आपको ये मिला। ठीक है, अवकलन करने पर आपको ये मिला। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपको क्या करना है? इक्वेशन 1 और 2 से, जो कि ये पूर्वक है और उसको अवकलन करके आप लाए हो ये वाला, इन दोनों की मदद से कैसे भी करके सी को विलोपित करो। व्हाट इज सी? सी जो है वो कांस्टेंट है, अचर है, उसको क्या करना है? विलोपित करना है। विलोपित करने के बाद दोस्तों जो आपके पास चीज बचेगा, मान लो नया फंक्शन बोल देता हूँ, x रहेगा, वहां पे y रहेगा और क्या रहेगा? dy बाई डी एक्स रहेगा। c को अपन क्या कर चुके हैं? विलोपित कर चुके हैं। किनकी मदद से? इनकी मदद से। c गायब हो गया। इस तरीके से जो आपको फिर फाइनली जो मिलेगा आपका, वो अभिष्ट अवकल समीकरण आपको प्रदान करेगा दोस्तों। आप समझ गए? तो आपने इसमें क्या क्या सीखा कि आपको पूर्वक में, पूर्वक मतलब जैसे यहाँ पे ये पूर्वक है, ये पूर्वक है, क्यों? क्योंकि इनको अवकल समीकरण करके, मतलब इनको अवकलन करके हमको क्या तैयार करना है? अवकल समीकरण तैयार करना है। ठीक है, तो ये पूर्वक है भी, और इसको हम पूर्वक अर्थात प्रिमिटिव, इसको अवकलन करें, ये तैयार किए। ठीक है, उसके बाद अवकलन करने के बाद जो लाए आप वो, और जो पहले दिया था वो, दोनों की मदद से आप क्या करो? दोनों की मदद से सी को गायब करो, कांस्टेंट को गायब करना है। ठीक है, तो आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। हम पूरी पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया। दोस्तों देखो, एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप कहेंगे कि सर मान लो हमारे पास जो पूर्वक दिया है, अगर मान लो उसमें दो कांस्टेंट है, तब क्या करेंगे? ध्यान से देखिए इधर। अगर मान लो आपके पास दो कांस्टेंट है ना, तो समझ जाओ आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है। कुल मिला के अपने माइंड में इतना बैठा लो कि जितने अचर हैं उतने बार अवकलन करना पड़ेगा, उतने कोटि का अवकल समीकरण तैयार होगा। उन अचरों को गायब करने के लिए उतना आपको मेहनत करना पड़ेगा। पहले आप एक बार अवकलन करोगे, फिर दोबारा अवकलन करोगे। एक बार अवकलन करने से जो चीज तैयार होगी, दोबारा उसको एक बार और अवकलन करोगे, जो चीज तैयार होगी, फिर इसकी उसकी और जो दिया है उन तीनों की मदद से, आपको वो दोनों C1 C2 को क्या करना पड़ेगा? गायब करना पड़ेगा। तीन क्यों? कौन कौन तीन हो गए? एक तो आपको प्रिमिटिव पूर्वक जो आपको दिया है उसको पहली बार अवकलन करके लाओगे, फिर उसको एक बार और अवकलन करोगे, तो अब तीन चीज आपके पास तैयार हो गया ना। तो तीनों चीजों को आपस में कैसे भी करो, आप हल करो, इसका मान उधर रखो, उसका मान इधर रखो, जोड़ो घटाओ, कुछ भी करो, आपकी जिम्मेदारी क्या है? C1 C2 को गायब करना है, अचरों को वहां से उड़ाना है। उसके बाद जो बचेगा वही आपका अभिष्ट अवकल समीकरण होगा।
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आया कि अवकल समीकरण कैसे बनते हैं। ये तो हुआ अवकल समीकरण का निर्माण, अवकल समीकरण का निर्माण हुआ दोस्तों। अब नीचे में जो मैं लिखा हूं दूसरा प्रश्न, व्यापक हल विशिष्ट हल क्या होते हैं, आइए इसके बारे में भी अपन समझ लेते हैं। तो चलो मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले क्या है मैं आपको अवकल समीकरण का निर्माण बताया ना कैसे होता है करके। तो इसी कंसेप्ट से जुड़े हुए ये सवाल है, तो पहले अपन इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अपन अभी देखें कि अवकल समीकरण कैसे बनते हैं, जितने अचर उतने बार अवकलन, तो यहाँ से वो ज्ञान यहाँ पे यूज होगा। तो बढ़िया कंटिन्यूएशन में ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा कि व्यापक हल और विशिष्ट हल अर्थात जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये अपन देखते हैं, ठीक है। पहले इनको अपन सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत 2-3 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे, एकदम इजी है। तो पहला सवाल क्या लिखा है देखो, आपको y इज इक्वल टू क्या दिया है, a e की पावर में 2x b e की पावर में x प्लस c। कितने अचर दिख रहे हैं, एक तो तीन अचर दिख रहे हैं हमको। कितने अचर दिख रहे हैं, 3 कांस्टेंट दिख रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कितने बार अवकलन करना है, 3 बार अवकलन करना पड़ेगा। मतलब हमारा जो अवकल समीकरण तैयार होगा दोस्तों, उसका ऑर्डर यानी उसकी कोटि कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। कितना सरल फंड है एकदम, मतलब दिमाग उतना ज्यादा भी नहीं लगाना हमको, जितने अचर उतने बार अवकलन। चलो पहली बार अपन अवकलन करेंगे यहाँ पे, तो dy बाई डी एक्स, ठीक है। प्रथम बार अवकलन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो चलो dy बाई डी एक्स को यहाँ पे क्या होगा, a e की घात 2x का अवकलन, a e की घात 2x का अवकलन e की घात 2x, x का गुणांक सामने लिखा था आप सबको पता होगा, ठीक है। b e की घात x का e की घात x होगा, c का 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, c का नामो निशान हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ये c खत्म हो गया, ठीक है। अब दोस्तों क्या करो, मैं आपको जबरदस्त वाली बात बता रहा हूँ। आपने यहाँ पर b को, अब देखो जैसे c अकेला था, सिंगल था, अलग थलग था, इसलिए उसका अवकलन निपट गया, 0 हो गया, एक कांस्टेंट को हमने गायब कर दिया, ये बड़ी खुशी की बात है। अब मेरे टारगेट पर बी है, बी को गायब करना चाहता हूँ, तो आप बोलोगे सर देखो सी जैसे अकेला था ना, तो अकेला है तो निपट गया। अभी बी अकेला नहीं है, उसके साथ कौन है, ई की घात एक्स है। अभी इसको निपटाना बड़ा मुश्किल है। बी निपट कब सकता है, जब उसके साथ ई की घात एक्स उसकी रक्षा करने के लिए ना हो, तो ई की घात एक्स को हटाना बहुत जरूरी है। हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण में ई की घात एक्स का भाग दे देंगे। चलो दो तो भला, यहाँ ई की घात एक्स का भाग देंगे तो ई की घात, तो 1 अपॉन भाग देना मतलब 1 अपॉन, और 1 अपॉन वाला ऊपर चढ़ेगा तो ई की घात माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ भाग देंगे तो क्या होगा, 2x है, तो ई की घात x का भाग देंगे तो सिंगल x बचेगा, 2x में से एक x जाएगा तो एक x बचेगा, यहाँ b बचेगा। b अकेला निहत्था हो गया, अलग थलग हो गया। अब आप धड़ाक से अवकलन कर दो तो ये भी निपट जाएगा, दोबारा अवकलन मतलब पुनः अवकलन करने पर, ठीक है। तो चलो एक बार और अवकलन कर दो आप, यहाँ पे पहला और दूसरा फलन वाला गुणनफल वाला सूत्र लगेगा। पहला फलन है और दूसरे का अवकलन होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन e की घात माइनस एक्स का e की घात माइनस एक्स होगा, लेकिन x का गुणांक माइनस जो है वो सामने आएगा करके ये प्लस को मैं माइनस बना देता हूँ। पूरा समझ में आ गया होगा आपको, ये 2a हो गया, ठीक है। e की घात x का e की घात x होता है अवकलन, ठीक है। b बेचारा अकेला अलग थलग है, वो 0 हो जाएगा। उसको 0 करने के लिए, उसके अवकलन को 0 बनाने के लिए e की घात x को हटाने की हमने चाल चली, ठीक है। e की घात x को हमने हटा दिया और वो भी अकेला हो गया, उसका अवकलन 0। अब आपके मन में अब ये समझ में आ गया कि सर अब a को निपटाना है तो a को अकेला करना पड़ेगा, उसके लिए e की घात x को फिर से हटाना पड़ेगा। फिर से आप e की घात x का भाग दे दो दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, e की घात माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। ये e की घात हो गया माइनस 2x d2y बाई डी एक्स 2, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ओके। तो यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स हो गया, e की घात माइनस 2x हो जाएगा और ये 2a। चलो एक बार पुनः अवकलन करो, पुनः अवकलन करोगे दोस्तों, यहाँ पे पहला दूसरा, यहाँ पे भी पहला दूसरा दोनों में लगेगा, तो यहाँ लगाओ। पहले क्या होगा बताओ बोला, पहला फलन दूसरे का अवकलन, तो ये तो 2 में तो पहले सेकंड ऑर्डर का तो दिख ही रहा है। अब एक बार और अवकलन होगा तो d3y बाई डी एक्स क्यूब हो जाएगा। तो अब क्या होगा, पहला फलन दूसरे का अवकलन
और दूसरा फलन पहले का अवकलन, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब पहले का अवकलन क्या हो जाएगा, -2 की घात -2x। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, चलो यहाँ पे भी पहला दूसरा चलाएंगे, लेकिन सामने माइनस है, इसका ध्यान रखना है। पहला फलन दूसरे का अवकलन ये ऐसा, ठीक है, प्लस करके दूसरा फलन पहले का अवकलन लिखना होगा मेरे को, लेकिन ये माइनस के कारण मैं उसको माइनस में लिखूंगा। दूसरा फलन पहले का अवकलन और बराबर किस पर 0। 2 एक कांस्टेंट है, उसका अवकलन 0 हो जाएगा। आप देख लो, आपको कहीं पे भी डाउट है तो देख लो, पूछ लो। प्लस माइनस का अगर मिस्टेक हुआ होगा तो आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, हो सकता है हो गया हो, लेकिन कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, काम क्या हो रहा है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस की त्रुटि तो आप स्वयं में सुधार सकते हो, लेकिन टॉपिक क्या हो रहा है, काम क्यों चल रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, वो मेन है, वो आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। अब चलिए अपन यहाँ पे कुछ देखो तो कुछ कट पिट रहा है क्या, देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चीजें सेम रहेंगे, देखो एकदम सेम सेम चीजें। नहीं नहीं यार, ये तो अलग अलग है ना, ये तो सेकंड ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं सोचा था सेम सेम है तो कट जाएगा, ऐसे नहीं होगा भैया। हाँ लेकिन इनका इनका काम हो सकता है, देखो ये सेम सेम है, ये और ये कैसे, देखो सेकंड ऑर्डर का e की घात -2x, यहाँ भी ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और एक माइनस और है, तो टोटल 3 बार हो जाएगा। तो चलो e की घात -2x डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब -3 टाइम्स e की घात -2x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2e की घात -2x dy बाई डी एक्स बराबर 0। e की घात -2x दोस्तों तीनों में है, उड़ा दो उसको, डिवाइड कर दो, तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब बचेगा, -3 बचेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और 2 बचेगा डी वाई बाई डी एक्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप सभी को दिखाई तो दे रहा है ना? एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ। ओके, आप सभी को एकदम क्लियरली नजर आ रहा होगा, देख लो दोस्तों। कहीं पर भी डाउट है तो आप निसंकोच बेझिझक पूछ सकते हैं। तो ये आपका अभिष्ट उत्तर हो गया दोस्तों, ठीक है। आप सभी को समझ में आया क्यों अवकलन कर रहे हैं, क्यों कितने बार अवकलन कर रहे हैं, क्यों 3 बार अवकलन कर रहे हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 3 अचर थे ए बी सी, इसलिए 3 बार अवकलन करके तृतीय कोटि का अवकल समीकरण तैयार किया गया। इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा, एक जबरदस्त वाली बात देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने इसको अवकलन कर करके ये अवकल समीकरण तैयार किया, ठीक है। तो बोलोगे सर आपने अवकल समीकरण तैयार किया, ये कौन था? यही, इसी को बोलते हैं पूर्वक, इसी को क्या बोलते हैं? पूर्वक, क्योंकि इसको अवकलन करके आपने अवकल समीकरण तैयार किया। या यूं कहिए कि ये क्या है बताऊं, ये इस अवकल समीकरण का हल है दोस्तों। क्या है? इस अवकल समीकरण का हल है। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया पता है? हल आपको पहले दिया है, आपने अवकल समीकरण तैयार किया है। अभी हम आगे के जो टॉपिक्स पढ़ेंगे दोस्तों, उसमें हमको अवकल समीकरण का हल करना सिखाया जाएगा। हम उसमें अवकल समीकरण का हल करना सीखेंगे, अर्थात आपको प्रश्न में एक कुछ इस तरीके के चीजें दी होंगी, अवकल समीकरण दिया होगा, आपको उसको हल करके उसका सॉल्यूशन तैयार करना है। यहाँ हमने उल्टा काम किया है, यहाँ हमको सॉल्यूशन पहले दिया है, पूर्वक अर्थात प्रिमिटिव दिया है, सॉल्यूशन दिया, उसको अवकलन करके आपने अवकल समीकरण याद किया है। वास्तव में ये कौन है? ये उस अवकल समीकरण का हल है दोस्तों। हमने हल से अवकल समीकरण तैयार किया है, हल से तैयार किया है, छल से तैयार नहीं किया है, हमने हल से तैयार किया है, ठीक है। तो हल से हमने अवकल समीकरण तैयार किया है। और आप इस हल को क्या कहेंगे? तो आप देखो, इस हल में उतने ही अचर हैं, उतने ही अचर हैं, कितने? 3 अचर हैं, उतने ही अचर हैं जितने की अवकल समीकरण जो जिसका कि ये हल है। मैं पूछूंगा आपसे, ये पूर्वक, ये हल किसका हल है? तो आप बोलोगे ये इस अवकल समीकरण का हल है। तो उसकी कोटि कितनी है? तो इसकी कोटि 3 है। देखो तृतीय कोटि का यहाँ पे आपको अवकल गुणांक दिखाई दे रहे हैं ना। तो मैं पूछूंगा आपसे ये किसका हल है? तो आप बोलोगे सर ये इस अवकल समीकरण का हल है। तो मैं आपसे कहूंगा ये कैसा हल है? तो आप बोलोगे सर क्योंकि यहाँ पे इस हल में उतने ही अचर राशियां हैं, उतने ही अचर हैं जितने की अवकल समीकरण की कोटि है। अवकल समीकरण की कोटि 3 है,
इसलिए यहाँ अचरों की संख्या भी 3 है, इसलिए ऐसे हल को हम लोग कहेंगे व्यापक हल। तो आप समझ गए होंगे कि व्यापक हल क्या होता है दोस्तों। व्यापक हल मतलब अवकल समीकरण का ऐसा हल जिसमें अचरों की संख्या उतनी ही होती है जितने की अवकल समीकरण की कोटि होती है। इस अवकल समीकरण की कोटि 3 है, उसमें अचरों की संख्या भी 3 है, इसलिए व्यापक हल होगा। कुछ कुछ कंडीशंस दी जाती है हमको सवालों में, कुछ कुछ कंडीशंस अप्लाई करने पर हम इन तीनों अचरों का मान ज्ञात करते हैं, इनके कुछ विशेष मान ज्ञात करते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों में इनके कुछ मान ज्ञात करते हैं। और जब इन अचरों का मान आप रख दोगे, ठीक है, मैं आपको एक और बढ़िया वाली बात बता रहा हूँ। जैसे मान लो आपको कुछ प्रश्न में, ये प्रश्न में आपको देगा कुछ ना कुछ ऐसे कंडीशंस देगा आपको, आपने कुछ कुछ कंडीशंस का इस्तेमाल करके एबीसी का मान निकाला है और एबीसी का मान आ गया मान लो 1, 5, 2 कुछ भी, और उसके बाद यहाँ पे आप रख दो इसको, ठीक है, ये आप यहाँ पे रख दो तो कितना हो जाएगा, 1 रखोगे, फिर से 5 रखोगे, फिर से 2 रखोगे। अब बोलोगे सर ये क्या है, मैं बोलूंगा बेटा ये भी इस अवकल समीकरण का हल है, लेकिन इसको बोलते हैं विशिष्ट हल। विशिष्ट मतलब स्पेशल या बोलो पर्टिकुलर। तो विशिष्ट हल या पर्टिकुलर, विशिष्ट हल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जब आप उन अचरों को, ये अचर किसमें है, ये व्यापक हल में है। व्यापक हल में जो आपको अचर मिलते हैं या अचर उपस्थित रहते हैं, उन अचरों को अगर कुछ विशेष मान प्रदान किए जाएं या अगर उनका विशेष मान ज्ञात किया जाए, कुछ विशेष परिस्थितियों के तहत अगर उनका विशेष मान प्राप्त किया जाए, अगर उन विशेष मानों को हम उस व्यापक हल में रख देते हैं, तब जो आपको हल प्राप्त होगा उसको बोलते हैं विशिष्ट हल। आपको समझ में आ गया, ये व्यापक हल। और जब अचरों का आपने कुछ मान रखा, स्पेशल मान, स्पेशल केसेस के तहत, तो जो सॉल्यूशन तैयार हुआ वो आपका कहलाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन अर्थात विशिष्ट हल। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वास्तव में हमने इस सवाल में समीकरण को सॉल्व नहीं किया है, हमने तो उल्टा काम किया, समीकरण का निर्माण किया, हल पहले से तैयार था, उसको अवकलन कर करके अपने को अपन क्या तैयार किया, अवकल समीकरण तैयार किया दोस्तों। अब दोस्तों ये दूसरा सवाल आप देखो, अब इसमें मुझे ये बताओ आप कितने अचर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। प्रश्न में बोल दिया है कि C1 और C2 जो है, C1 और C2 स्वेच्छ अचर है, यानी इसमें 2 है अचरों की संख्या, A जो है वो अचर नहीं है, ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ A अचर नहीं है। A जो है यहाँ पे आपका, ये देखो ना AX, ये आपका एंगल के रूप में पूरा, ठीक है, अचर के रूप में स्वेच्छ अचर कौन कौन है, C1 C2, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे आपको कितने बार अवकलन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको, क्योंकि स्वेच्छ अचर की संख्या कितनी है, 2, C1 और C2 2 स्वेच्छ अचर है, तो आपको यहाँ पे 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। और 2 बार अवकलन करने के बाद पहले 1 बार अवकलन करोगे, दोबारा अवकलन करोगे, फिर आप किसी भी तरह से आप उन C1 C2 को गायब कर दो। तो अगर आप उनको गायब करने में सफल हो जाते हो तो बस फिर आपका जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा, वास्तव में सॉल्यूशन नहीं रहेगा, वास्तव में वो तो सॉल्यूशन तो ये खुद है, अब वास्तव में आपको जो क्या प्राप्त होगा, अवकल समीकरण प्राप्त होगा, ये कहना ज्यादा ठीक है। आप अवकल समीकरण तैयार करने जा रहे हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको सॉल्व करके, ज्यादा कठिन है नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं आपको, C1 और C2 यहाँ पे स्वेच्छ अचर है, AX पूरा एंगल के रूप में, ठीक है, जिसमें से भी अगर आप अच्छे से गहराई समझना चाहो तो X जो है वो आपका वेरिएबल है, X जो है वो आपका क्या है, वेरिएबल है या चर है, और जो A है ना दोस्तों वो आपका प्राचल है, ठीक है। तो ये सब आप अच्छे से जानिए, अच्छे से समझिए। चलो तो हमारे पास क्या दिया बताओ, y बराबर C1 cos AX C2 sin AX। ओके, चलिए फटाफट एक बार अवकलन करो, चलो dy बाई dx कितना होगा, C1 cos AX हो जाएगा माइनस साइन AX, x का गुणांक a सामने में लिखते हैं, C2 sin AX का हो जाएगा cos AX और x का गुणांक a सामने में लिखते हैं। चलो एक बार और फटाफट एक बार और अवकलन कर दो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस ए पहले से है, C1 पहले से है, साइन ए एक्स का हो जाएगा कॉस ए एक्स, एक्स का गुणांक ए फिर से सामने आएगा, ए के पहले से एक ए और आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस का फिर से क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो प्लस माइनस माइनस कर देता हूँ सीधा मैं, माइनस C2 ए बाहर निकलेगा, ए पहले से ए स्क्वायर हो जाएगा, कॉस ए एक्स का अवकलन साइन ए एक्स, माइनस ए स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा कॉस ए एक्स प्लस साइन ए एक्स, C1 cos x प्लस
C1 cos AX प्लस C2 sin AX। दोस्तों गौर से देखो, ये पूरा का पूरा y है, ये पूरी चीज क्या है, y है, तो ये y हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। आपका आंसर आ चुका है, आप इसको चाहो तो उधर पलट लो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर 0। यही आपका अभिष्ट अवकल समीकरण है। आपको उसका पूर्वक दिया था, प्रिमिटिव दिया था, आपने उसको अवकलन करके 2 बार अवकलन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इस पूर्वक में स्वेच्छ अचरों की संख्या 2 है, तो आपको 2 बार अवकलन करना पड़ा। आपका अवकल समीकरण दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, तैयार हो गया। कितना इजी दोस्तों, आप खुद देखिए, बहुत इजी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। आपको बेसिक सहित पूरा जानना है, बेसिक सहित सीखना है। मैं इसको मिटाता हूँ दोस्तों। तीसरा सवाल मैं बताऊं कि आपका होमवर्क क्या करें, बताओ इसको। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि अगर आपने अभी तक अच्छे से समझा है ना, तो इसको आप बना लेंगे। इसमें क्या बोल रहे हैं, दर्शाइए कि ये अवकल समीकरण इतने का एक हल है। मतलब इस, ये ऑब्वियस सी बात है, ये अवकल समीकरण है, ये उसका हल है, तो कैसे दर्शाओगे आप। काम वही करना है, बस इसमें सवाल को थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है, काम आपको वही करना है। इसमें आपको क्या करना है, ये जो आपको दिया है ना, बस जो रोल वहां पे देखो वाई वाई है, वही यहाँ पे वी है, y के रोल में v है, और जो वहां पे वेरिएबल के रूप में x था ना, यहाँ पे वेरिएबल के रूप में आपके पास r है दोस्तों। तो घबराना नहीं है कि सर यहाँ पे r v ये सब क्या है, वहां पे x y था, घबराना नहीं है। जो व्यवहार y का था वही v का है, और जो x का था वही यहाँ पे r का है। तो यहाँ पे स्वेच्छ अचर कितने हैं, 2 जन स्वेच्छ अचर हैं, a और b। तो आप समझ गए हो कि स्वेच्छ अचर जो यहाँ पे बोला है ना, देखो साफ साफ पता चल रहा है a और b स्वेच्छ अचर हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर सवाल में बोला जाए, आपको खुद से भी पहचानना आना चाहिए, ठीक है। तो इसका हल है बोल रहा है, हल में क्या क्या दिख सकता है, वेरिएबल दिख सकता है, स्वेच्छ अचर दिख सकता है। तो स्वेच्छ अचर a और b दिख रहा है, 2 जन दिख रहा है, इसका मतलब समझ जाओ कि इसको 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, और 2 बार अवकलन करोगे तो द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण तैयार होगा। तो दोस्तों मैं इसको आपके लिए होमवर्क के तौर पे आपको देता हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे, स्वेच्छ अचरों a और b का विलोपन करेंगे, r के सापेक्ष आपको इसमें अवकलन करना है, क्योंकि r यहाँ पे अचर है, ठीक है, सॉरी r यहाँ पे वेरिएबल है, अर्थात चर है। वो भी कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्वतंत्र चर है। ओके, तो ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, और कमेंट में आप मुझे सर इतना बताएंगे कि हाँ सर तीसरा सवाल हमसे सॉल्व हो गया और आप आंसर आ गया। मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मुझे खुशी होगी कि आपने पूरा अच्छे से समझा है, तभी तो आपने इसको बना कर दिखाया है। तो दोस्तों जरूर बना करके देखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस लेक्चर को सुना, और अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों, अगर आपको हेल्प मिली हो, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। और बीएससी के वीडियोस, 12th के वीडियोस, मैथ्स के मैं ऐसे ही लाता रहूँगा। बस आप सभी के आशीर्वाद की ज़रूरत है, आप सभी आशीर्वाद बनाए रखें, अर्थात बिल्कुल चैनल को अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें, और आप अपने जो आपको कठिनतम टॉपिक्स लगते हैं वो भी आप हमें बताएं, ताकि हम उन पर आपको वीडियोस प्रोवाइड कर सकें। और चैनल पर जाकर के दोस्तों आप विभिन्न प्लेलिस्ट में अनेक वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी ये आपको चैनल, मतलब अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। तो जरूर जाइए, जरूर देखिए दोस्तों। और अगर आप हमारे बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, बीएससी का व्हाट्सएप ग्रुप अलग है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप अलग है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया है, वहां से कांटेक्ट करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू सो मच।